नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के तहत इंडियन पॉलिटिकल सीरीज यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है। इसके अंतर्गत 8वां सेशन चल रहा है। 8वें सेशन में आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया जाएगा तथा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ बताया जाएगा। आपको 8वें सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, यह इसका सेकेंड वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 31 से 60 तक कवर कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 100 अनुच्छेद 109 यानी ऑप्शन नंबर बी। 109 में क्या बताया गया? 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। ओके सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 110। 110 में क्या अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। ओके, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में क्या दी गई है? संसद के सदस्यों के निरर्हता के संबंध में प्रमुख प्रश्न पर निश्चय कैसे किया जाएगा, यह अनुच्छेद 103 में बताया गया। वही 109 में क्या बताया गया? 109 में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया बताई गई है 9 में। जबकि धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई? धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। 110 में यदि धन विधेयक की परिभाषा है तो यह संसद के धन विधेयक की परिभाषा है। यदि राज्य का धन विधेयक का परिभाषा होता तो वह कहाँ होता? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में वह बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 संबंधित है आपका सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसकी गठन के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित यानी भारत के संचित निधि से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146 के 3, ऑप्शन सी 148 अनुच्छेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी क्या है? अनुच्छेद जो है भारत के संचित निधि या फिर संचित कोष से संबंधित है। ओके, जैसे अनुच्छेद 112 हो गया, वो भी संचित निधि से संबंधित है, तथा 146 भी हो गया, 146 के 3 तथा अनुच्छेद 148 तथा उपयुक्त सभी अनुच्छेद क्या है? संचित निधि से संबंधित है। ओके, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया था। ओके, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट करते हैं, यदि संसद में कोई बजट पेश होता है तो वो कैसे होता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट है, बोलचाल की भाषा में बजट है, जिसको संवैधानिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है हो गया संसद का बजट तथा राज्य का बजट आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में। उसके तहत राज्य का बजट उसको भी बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे शॉर्ट में बजट कहते हैं। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। ओके, वही राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 213 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जबकि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में क्या बताया गया है? तो 109 में धन विधेयक के संबंधित विशेष प्रक्रिया बताई गई है। वही 110 में क्या? 110 में केंद्र के धन विधेयक बताया गया है। ओके, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 में। राज्य के धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है? तो 199 में बताया गया है। तथा अनुच्छेद 123 में क्या है तथा 124 में क्या है? तो अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति यानी संसद क्या कर राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ओके, जबकि 124 में क्या है? 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कैसे चला जाएगी, तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है कि
साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 के तहत तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो हम बता दें 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है न्यायाधीश की, जबकि उसको पद से हटाया जाता है यानी महाभियोग चला जाता है। तो किस पर? 124 के सब क्लॉज 4 के तहत उसे पर महाभियोग चलाया जाता है। ओके, साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उसे हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जाता है। ओके, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 हो गया, वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 में बताया कि विधेयक पर अनुमति, ओके, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देता है। तो राष्ट्रपति होगा 111, वहीं राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयक को अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत 200 हो गया आपको राज्यपाल, जबकि 111 हो गया उसके तहत कौन देता है? 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक पर क्या करता है? अनुमति देता है। ओके, सॉरी, विधेयक पर अनुमति देता है, धन विधेयक पर नहीं, विधेयक पर अनुमति देता है। ओके, अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आपको इसमें क्या बच गया? आर्टिकल 151, जिसमें क्या बताया गया है? भारत के नियंत्रण और महालेखक पर संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में संपरीक्षक प्रतिवेदन बताए गए। ओके, तो भारत के महान न्यायवादी कहाँ बताए गए हैं? CAG बताया गया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिटर जनरल कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षण 148 में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेते हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, तो यह किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो हम आपको बताते हैं भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। ओके, अनुच्छेद 143 के तहत ले जाता है। 123 में क्या करता है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश कौन जारी करता है? तो 123 में राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति करता है। ओके, तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन बी अनुच्छेद 139 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 147 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। ओके, तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 137 के तहत क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। ओके, तो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति यानी पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है? पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में USA के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए बता देते हैं तो इसको थोड़ा सभी अनुच्छेद 138 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को वृद्धि करने संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 138 में बताए गए हैं। 139 में क्या बताया गया? उच्चतम न्यायालय उच्च रीट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 139 में हो गया। ओके, जबकि 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय आदेशों का पुनर्विलोकन करेगा, 137 में हो गया। वो 143 में है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को क्या करेगा? परामर्श देगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा अनुच्छेद 143 के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चय विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्ध होगा? यह भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 144। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चय विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। अनुच्छेद 141 141 के तहत बताया गया, जिसे पूर्व न्याय का सिद्धांत भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 142 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के डिग्री और आदेशों को प्रवर्तन और प्रकटीकरण के आदि के बारे में बताया गया अनुच्छेद 142 में। ओके, 143 में बताया कि उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा, नहीं राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 144 144 यानी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाएगा अनुच्छेद 144 के अधीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, किस आधार पर प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान की गई, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त की गई है। इसका 138 का 38 क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको हम बताते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में भी इससे संबंधित कुछ प्रावधानें बताई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि 13 में 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंधित है, 15 आरक्षण संबंधित है, जबकि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया कि कोई भी विधि राज्य द्वारा कोई ऐसा विधि नहीं बनाया जाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, यानी पुनर्विलोकन का सिद्धांत। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत आपको अनुच्छेद 13 में निहित है। सॉरी, इसका गलत आंसर लग गया आंसर। अनुच्छेद 32 न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। 13 का सब क्लॉज 2 में निहित है। इसके अंतर्गत ही आपको सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को पावर मिलता है कि अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को। इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके इस अधिकार का प्रयोग करता है, तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 के अनुसार। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी अनुच्छेद 13 इसका सही आंसर है। गलती से इसका भी लग गया। ओके, तथा अनुच्छेद 226 में क्या? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, वही अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट करता है। वही अनुच्छेद 368 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के 368 आपको संविधान संशोधन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। किसके तहत भारतीय संविधान में किसका गठन किया है? तो जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 39 का आपको सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 233 के तहत क्या किया गया है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय को बताया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान बताए गए। ओके, 233 में हो गया। तो 231 में क्या बताया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 में बताया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ओके, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 245 तहत क्या करता है? संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य के विधान पालिकाओं या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता देते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत यह बातें बताई गई। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में यह बताया गया है कि संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 245 में यह बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? यानी किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र यानी संसद में निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248।
ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 248 के तहत क्या किया गया, अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित होती है, तो अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित होती है, अनुच्छेद 248 में यह बताया गया। जबकि 245 में क्या बताया गया, अनुच्छेद संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 245 में बताया गया। वहीं 246 में बताया गया है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु क्या होगा, अनुच्छेद 246 में बताया गया। वही 248 में बताया गया अवशिष्ट शक्ति, जबकि 247 में बताया गया कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के संसद की शक्ति, अनुच्छेद 247 में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 251, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 254। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 252 में बताया गया है कि राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद द्वारा उन राज्यों के लिए कानून बना सकता है। ओके, अनुच्छेद 252 में बताया गया। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 251 में क्या बताया गया, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों पर में असंगति होती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत संविधान अनुच्छेद 251 में बताया गया। वही 252 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अपनी सहमति से विधि बनाने के संसद की शक्ति और ऐसे विधियों का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में बताया गया। वही 253 में क्या बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान किसमें बताया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 बताया गया। वही 254 में क्या बताया गया, संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का असंगति किसमें बताया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ओके, साधारणतः 7वीं अनुसूची में बांटा गया है। सूची के तौर पर 7वीं अनुसूची में 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। सब में विभक्त किया। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है तथा समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाता है। साधारणतः यह नहीं है, परंतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसदों को राज्य सूची के किसी भी विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 249, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में किसी भी विषय पर राष्ट्र हित में विधि बनाने की शक्ति किसको पास है, संसद को, अनुच्छेद 249 के तहत। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि कुछ रीट निकालना, कुछ न्याय लग सकता है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट दाखिल या जारी करता है, वही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अनुच्छेद जारी करता है। ओके संविधान को भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसदों के राज्य सूची के विषय में कानून बनाना, ठीक है, अनुच्छेद 43 हो गया। ओके 44, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 253 के तहत यह बताया गया है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 के तहत दिया गया। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 में क्या बताया गया है, राज्य सूची में किसी भी विषय में राष्ट्र हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को बताई गई है 249 में। वहीं 250 में यदि आपात को घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में किसी भी विषय पर संसद क्या कर सकता है, विधि बना सकता है, अनुच्छेद 250 में बताया गया। वही 252 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों को अपनी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, अनुच्छेद 252 में बताया गया। वही 253 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को यानी और अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बताया गया, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 से 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 से 280, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 45 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में बताया गया है। क्या बताया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध बताया गया है। ओके, यह भाग 11 के अध्याय 2 के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रशासनिक संबंधी
प्रावधान बताए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 256 से 261 तक बताए गए। ओके, 263 तक, सॉरी 263 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकता है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 तथा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। 46 का आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 256 के तहत क्या करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 256 के वहीं 263 के तहत क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 263 के अंतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। 47 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह प्रावधान बताए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन के संबंधित प्रावधान अभी अनुच्छेद 263 में बताया गया। 263 में ऊपर के क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 तथा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। ओके, तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 280 के तहत क्या बताया गया है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज ए यानी क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 30 के कैपिटल ए में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको अनुच्छेद 300 को कैपिटल ए में जोड़कर संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के परिसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। ओके, सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 308, ऑप्शन बी अनुच्छेद 309, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। ओके, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 311 में बताया गया सुनवाई के अधिकारों को बताया गया। ओके, अनुच्छेद 310 में क्या बताया गया है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि बताया गया है अनुच्छेद 310 में। वही अनुच्छेद 309 में बताया गया संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें बताई गई है। ओके, जबकि धारा 308 में क्या बताया गया है, निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन बताया गया संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का निर्वचन बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। 51 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय सेवाओं का अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया गया। ओके, वही 311 में क्या किया गया है बता दें इसको। 311 में बताया गया है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना है, पद से हटाया जाना है, पद के पंक्ति में अनुमत किया जाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 311 में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका देखते हैं अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य को सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि बताई गई है। वही अनुच्छेद 312 में बताया गया है अखिल भारतीय सेवाएं का गठन संबंधित प्रावधान बताए गए अनुच्छेद 312 में। वही 313 में बताया गया संक्रमणकालीन अवधि को बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 313 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, फिर प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 311 के तहत क्या किया लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत। ओके, देख लेते हैं
अनुच्छेद 312 में क्या अखिल भारतीय सेवा बताया गया, वही अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, और 12 में बताया गया वही अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पद के पंक्ति में अनुमत किया जाना, अन्य प्रावधान बताएंगे भारत संविधान के अनुच्छेद 311 में, जिसमें यह भी समाहित है कि लोक सेवकों को संरक्षण भी दिया गया अनुच्छेद 311 का था। ओके, वही अनुच्छेद 310 में बताया गया संघ या राज्य के सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी, अनुच्छेद 310 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ओके, लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान किया गया, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया। ओके, जबकि 310 में क्या गया है, संघ और राज्य की सेवाओं को व्यक्ति की पदावधि बताया गया है। वही 312 में अखिल भारतीय सेवा बताए गए हैं, तथा 315 में बताया गया संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, तथा 313 में क्या बताया गया, 313 में संक्रमणकालीन उपबंध बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 313 के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। ओके, 312 किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी प्रवक्ताओं से, ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, यानी संघ लोक सेवा का आयोग का कार्य किस अनुच्छेद के दिन बताया गया है। देख लेते ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। तो हम आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग का कार्य किस में बताया गया था, अनुच्छेद 320 में बताया गया है। 320 के अंतर्गत यह बातें बताया गया कि संघ लोक सेवा का कृत्य क्या होगा। ओके, तथा अनुच्छेद 322 में बताया गया है लोक सेवा आयोग का व्यय बताया गया है। ओके, तथा अनुच्छेद 324 में बताया गया है निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निर्हित होना, यानी अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन एंड इलेक्शन संबंधित है। निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग 15 में समाहित है। ओके, 15 के भाग के अंतर्गत यह अनुच्छेद 324 आता है, जिसमें निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया अनुच्छेद 324 के तहत। तो अनुच्छेद 325 में क्या बताया गया, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली से सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन नंबर वित्त आयोग का गठन। ओके, तथा मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी ऑप्शन अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। 57 के बता दें हम आपको क्या है, 57 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 331 यानी 331 के तहत बताया गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का क्या स्थान होगा। एंग्लो इंडियन का अनुच्छेद 331 के तहत बताया गया है कि एंग्लो इंडियन का लोकसभा में क्या स्थान होगा। इससे संबंधित भारतीय संविधान में 104वां संशोधन हो चुका है। ओके, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा एंग्लो इंडियन के सदस्य को जो आरक्षित होता था, कम से कम उनके 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन के सदस्य को जो नाम निर्मित होता था या फिर निर्देशित होता था, वो 2 लोगों के सदस्यों को हटा दिया गया। यानी अब भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व में जो रिजर्वेशन होता था 2 सीटों का, तो वो अब नहीं होगा। या 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इसे हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338
334 सॉरी, तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 339। तो 58 का हम आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही हम बताते हैं आपको, भारतीय संविधान के 337 में क्या बताया गया है। 337 में एंग्लो भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए। अनुच्छेद 337 में वही अनुच्छेद 334 में क्या गया, स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का 60 वर्ष के पश्चात न रहना अनुच्छेद 334 में यह बताया गया है। ओके, और अनुच्छेद 339 में क्या बताया गया, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 339 में 339 में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 के 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345 के आई, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 के आई। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 343 के एल में 343 के एल 343 के आई में बताया गया। ओके, से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाना। 313 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 313 यानी 343 के सब क्लॉज 1 के दिन बताया गया कि राज्यभाषा को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 371। आप इसको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 343 के तहत बताया गया कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में बताया गया। वही अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया, 324 में निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण संबंधित प्रावधान बताए गए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अतः चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।